है। हरियाणा के बदमाश थे, एटीएम उखाड़ कर ले जा रहे थे, लगभग 8.5 लाख रुपए से ज्यादा उसमें था और एक को पैर में गोली लगी, बाकी गिरफ्तार हो गए। पूरी बात बताते हैं आप सभी को। 25 दिसंबर की सुबह तड़के आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र से 8.5 लाख रुपयों से भरा एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले अपराधियों की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरता देख अपराधियों ने अवैध तमंचों से फायरिंग करना शुरू कर दिया था। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए। अपराधियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई केंटो गाड़ी, एटीएम काटने के औजार, तमंचे और कारतूस के साथ 5,26,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि 8.5 लाख रुपए के लगभग थे उसमें, लेकिन बाकी पैसा उन लोगों ने खर्च कर दिया होगा या जो भी इधर उधर कहीं दे दिया होगा। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा है और एक टीम आरोपियों के साथ उनकी निशानदेही पर लूटा गया एटीएम बरामद करने निकल गई है। जो एटीएम था वो कहीं गायब कर दिया गया है। यह गिरफ्तारी रात में हुई, जबकि ये लोग 25 दिसंबर को ये कर दिए थे ये कांड को। 2-4 दिन लग गया करने में, 5 दिन लग गया पुलिस को उनके सुराग तक पहुंचने में, उन तक पहुंचने में। अब पूरी बात समझिए। एसएसपी सुधीर कुमार के अनुसार 1 बजे एसओजी और सीआईडब्ल्यू टीम को सूचना मिली थी कि बीते दिनों एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले अपराधी आज फिर से वारदात के लिए ताजगंज क्षेत्र में आने वाले हैं। थाना पुलिस को साथ लेकर टीम ने चेक इन शुरू कर दिया था। इस दौरान मेट्रो चौराहे के पास एकता चौकी की ओर से एक सफेद रंग की कार आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में सवार युवक गाड़ी छोड़कर भागने लगे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना भी शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में जाहुल खालील बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिर गया। अन्य 2 बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। इनके नाम सद्दाम और नासिर, सभी हरियाणा के निवासी हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पुलिस के अनुसार अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से अतहर उर्फ अत्तो निवासी नलहड़ थाना सदर नूर एवं मुरली उर्फ जमील पुत्र हाजी साहबुद्दीन निवासी कोलगाम थाना फिरोजपुर झीरका नूर मेवात भागने में सफल रहे, यानी 3 ठो भाग गए। गिरफ्तार तीनों अपराधियों के कब्जे से एक तमंचा, जो 315 बोर का कट्टा कहते हैं, उनकी नाल में फंसे हुए एक खोखा कारतूस तथा मिस कारतूस और आधा दर्जन जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। आपको बताएं कि यह वही गाड़ी है जिसमें यह इंडिकैश एटीएम को उखाड़ कर ले गए थे। गाड़ी में एटीएम काट कर निकाले 5,26,000 रुपए एवं एटीएम काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। दोस्तों आपको बताएं, पुलिस ने घायल अपराधी को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया है और अन्य 2 को लेकर उखाड़ा गया एटीएम और बची हुई रकम बरामद करने के लिए पुलिस टीम निकल चुकी है। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन सारस्वत का कहना है कि पुलिस की हर मुठभेड़ की कहानी एक सी होती है। पुलिस को एक मुखबिर, जिसका नाम बताया नहीं जा सकता, के द्वारा सूचना दी जाती है और खास बात यह होती है कि अपराधी जिस जगह वारदात करके फरार होता है उसी जगह क्षेत्र में आ रहा होता है। बड़ा मतलब एक चुटकी लिया गया है, ये भी सही है। क्या ऐसा संभव है कि जिस थाने की पुलिस उसे ढूंढ रही है वो उसी जगह वारदात करने आएगा? मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पास पूर्व में की गई घटना को अंजाम देने के बाद पैसे, गहने आदि चीजें मौजूद होती हैं। क्या ऐसा संभव है कि कोई अपने पास लाखों रुपए जेवरात लेकर नई वारदात के लिए जाएगा? बड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पुलिस की इन कहानियों पर भरोसा भी करना पड़ेगा और कार्य भी, क्योंकि इसके अलावा और क्या बचता है आपके पास? यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी और को फंसाया जा रहा हो, बेगुनाहों को ये मुकदमों में लादा जा रहा हो, ऐसी भी संदेह व्यक्त करते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि जो लोग मुलजिम हैं असली, वो लोग तो मलाई काट रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपराध नहीं किया है वो लोगों को बेवजह फंसाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है, धाराएं लगा दी जाती है। ऐसा होता है। अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर। पीयूष जैन, सुना होगा नाम आप लोगों ने, कानपुर में एक छापा पड़ा था विगत दिनों। और पीयूष जैन एक कारोबारी हैं, इत्र कारोबारी, और उनके पास से 150 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए। आईटी और तमाम आयकर विभाग के छापों में ये चीजें सामने आई। लोग बोलते रहे कि जिनको पैसों की सख्त जरूरत है उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, जबकि ऐसे लोग जिनको उसका हिसाब किताब या गणना ही नहीं पता, उनके पास कितने रुपए भरे पड़े हैं भैया। तो
तो आपको बताएं कि इस तरह की खबरों को जब लोग पाते हैं तो अलग अलग तरीके से डिजाइन करके उसे फैलाते हैं, जबकि वहां 150 करोड़ के लगभग की बरामदगी हुई थी। लोगों ने तमाम साउथ के मंदिरों का रुपया पैसा गिनते जोड़ते देखकर उसको मिला मिला के एडिट करके वायरल किया था सोशल मीडिया पर। अब आपको बताएं, पीयूष जैन के बाद एक इत्र कारोबारी और हैं, सपा के एमएलसी हैं पंपी जैन, समाजवादी पार्टी के इत्र लॉन्च करने वाले समाजवादी इत्र इन्होंने लॉन्च किया था। अब इतने ये पार्टी के चक्कर में मुहा गए थे कि समाजवादी इत्र लॉन्च करने के चक्कर में देखिए अब रिलाने की बारी आ गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गाज गिरना संभव है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आईटी टीम इनके ठिकानों पर पहुंच गई है। कन्नौज में घर और फैक्ट्री में सर्च इंजन लगा दिया है, यानी सर्च जारी है। पूरी बात समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक और इत्र व्यापारी के घर शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मार दिया है। व्यापारी का नाम पुष्पराज जैन उर्फ पंपी भैया है। वो समाजवादी पार्टी में एमएलसी भी हैं। उन्होंने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापा अभी जारी है। पार्टी इसलिए समाजवादी पार्टी पर इसलिए बौखला जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके जो सहयोगी मिलते हैं वो बड़े अलग अलग तरह के मिलते हैं। वैसे भी जैन समुदाय, जैन परिवार जो होते हैं व्यवसायी कारोबारी होते हैं, उनके तमाम तरह के सोर्स ऑफ इनकम के जरिए होते हैं, उनके पास पैसों के भंडार पड़े हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 150 करोड़ रुपया उनके घर में बेफालतू का बेफजूल का पड़ा हुआ था। भैया ये लोग कारोबारी हैं, बड़ा बड़ा 13 गो इनका स्कोप है पैसा लाने का। आप लोगों को पता ही है ना, 2-4-10% मुश्किल से लोग हैं जो अमीर हैं, उनके पास इतना रुपया पैसा है जितना पूरा देश के पास नहीं है। तो ये वही लोग ना है भैया, कारोबारी लोग हैं। ये लोग अपना अपना पैसा रुपया बनाते हैं, कमाते हैं। अफराद पैसा, पुश्तों से पैसा है इनके पास, तो उसको ये लोग अपना जब छापा पड़ेगा तो दिखाई देगा। पड़ोसियों के मुताबिक पुष्पराज घर में ही हैं। टीम ने जिस घर पर रेड डाली है, यहाँ उनका भाई अतुल जैन अपनी फैमिली के साथ रहता है। पंपी की फैमिली मुंबई में रहती है। इनकी कोई संतान नहीं है। कन्नौज में पंपी के 2 घर हैं। बता दें, पीयूष जैन का घर भी इसी छिपट्टी मोहल्ले में है, जो पंपी के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। अब आपको बताएं, पुष्पराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और पार्टी के बड़े फाइनेंसर बताए जाते हैं। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद से ही पंपी चर्चा में थे। इसके अलावा एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां के ठिकानों पर भी कन्नौज में छापेमारी चल रही है। यूपी के नोएडा और अंबेडकर नगर में भी 30 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी है। पिछली बार भी आईटी विभाग पुष्पराज के ठिकानों पर छापा मारने की तैयारी में था। टीम को पी की तलाश थी, लेकिन टीम गलती से पी यानी पीयूष जैन के घर पहुंच गई। जी, पंपी के जगह पीयूष के घर पहुंच गई छापेमारी के दौरान, इसलिए पीयूष जो है आ गए घेरे में। जबकि छापा अभी और रेड पड़े तो और तमाम लोग निकल के आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग जान लीजिए क्या होता है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा पुराना रसूख रहा है। मुलायम सिंह जी के जमाने से ही बड़ा तरीके से उन्होंने चलाया है सिस्टम को, सपा को। आप लोगों को पता होगा, सपा सुप्रीमो जब थे मुलायम सिंह जी, तो उस समय उनका एक सहारा जो सुब्रत राय सहारा जी थे, उनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी। अमर सिंह जी से बड़ी गहरी दोस्ती थी। अमिताभ बच्चन सी भी थी। ऐसे तमाम कारोबारियों से, तमाम पैसे वाले लोगों से उनका एक अलग तरह का रिलेशन चलता था, एक अलग तरह का गुड़ा भाग चलता था, जिससे पार्टी को ये लोग फाइनेंस करने का, जुटाने का, देने का व्यवस्था बनाते थे। पार्टी धड़ल्ले से अपना काम करती थी। जब शासन सत्ता में आती थी तो अपने फाइनेंसरों को भी वाया वाया लाभ पहुंचाती थी। ये सारा सिस्टम है। ये अमीरों की एक अपनी कैटेगरी होती है। अमीर चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, गौतम अडानी हो, तो ये लोग अमीर हैं। तो ये लोग जिस तरह से भाजपा को, नरेंद्र मोदी सरकार को फाइनेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप लोग भली बात जानते हैं कि इसका लाभ भी उनको चुनाव के बाद या सरकार बनने के बाद सरकार के द्वारा किस तरह से मिलता है। तो ये सिस्टम है, ये सबका सिस्टम है। आप लोग समझ लीजिए, मुझे यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। एक और जानकारी आप लोगों को दे दें कि पंपी जैन के नजदीकियों ने बताया कि जिस दिन कानपुर में पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा था, उसके अगले ही दिन पंपी जैन मुंबई रवाना हो गए थे, क्योंकि उसे पूरी शंका थी कि उसके यहाँ भी आईटी की टीम पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि मुंबई में पंपी अपने चार्टर्ड अकाउंट से मिला है।
चर्चा इस बात की भी है कि उन्होंने अपने जरूरी कागजों और नकदी को व्यवस्थित भी कर लिया है। सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया कि आयकर टीम पंपी जैन के घर ही छापा मारना चाहती थी, लेकिन पी कोड वर्ड के चलते आयकर अफसरों से गलती हो गई और पीयूष जैन के घर में घुस गई, शिकंजे में आ गए पीयूष जैन भैया। तो बस ऐसे होता रहता है, गलतफहमी का शिकार हो गई। चलिए अब आप लोगों को और ज्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये तो पुरानी खबर हो गई। अब एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप लोग, क्या हुआ है। चुनावी मैदान से कहां गायब है मायावती जी, सुश्री मायावती जी, बहन जी कहां गायब हैं आप? आपको लोग ढूंढ रहे हैं। न कोई सपा, न कोई बड़ा जो है रैली, न कोई बड़ा कोई धरना, कोई मतलब धरना तो आप देती नहीं है, बड़ा कोई हो हंगामा नहीं चल रहा है, कोई बड़ी बड़ी रैलियां को संबोधन करने का कोई कार्य नहीं चल रहा है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए इक्का दुक्का, लेकिन फिर आप कहां हैं भैया? लोग आपको तलाश रहे हैं। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती को इस चुनाव में लोग ढूंढ रहे हैं। चुनाव से चंद दिनों पहले मायावती पूरी तरह से खामोश हैं, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच जनाधार मजबूत कर रही हैं। प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी हाईकमान को यूपी में उतार दिया है। सिर्फ बसपा प्रमुख चुनाव में सक्रिय नहीं दिखती हैं। क्या बात है? अब आप लोग समझिए। 23 दिसंबर अयोध्या जमीन घोटाले की जांच की मांग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 23 दिसंबर को। 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 30 नवंबर को पार्टी कार्यालय में चुनाव पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। 26 नवंबर को बसपा ने भी संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। 24 नवंबर को पार्टी ने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का फोल्डर जारी किया था, एनवलप। 23 नवंबर को चुनाव बैठक की, कार्यकर्ताओं को जुटाने का संदेश दिया। 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 9 नवंबर बीजेपी के चुनाव वादों पर घेराबंदी करने के लिए बैठक की। 9 अक्टूबर काशीराम पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा। बस बात खत्म। अब कहां है ये कृषि कानूनों के असर का आकलन होना चाहिए था। किसानों की उपज का न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनना चाहिए था। इस तरह की तमाम तरह की उन्होंने मांग की थी और उसके बाद से गायब हैं। मायावती की चुनावी लाइसेंस पर अमित शाह ने भी साइलेंस जो उनका है चुनाव में, उस पर अमित शाह ने चुटकी ली है। गुरुवार को मुरादाबाद में शाह ने कहा, बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं गई, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया है, थोड़ा बाहर निकलो, बाद में ये नहीं कहिएगा मैंने प्रचार नहीं किया था। सोचिए कितनी बड़ी ये चुटकी है ना, कि ठंडी नहीं गई, रजाई में हैं, चुपके से बैठी हैं, आग ताप रही हैं घर में बैठ के। तो ये चुटकी लिया अमित शाह ने। आपको बताएं कि बड़ी चुनावी रैलियों के लिए पहचानी जाने वाली मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम स्मारक स्थल पर परिनिर्वाण दिवस मनाया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हालांकि इसको चुनावी रैली नहीं माना जा सकता है। वहीं ब्राह्मणों से जोड़ने के लिए मायावती ने पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को जिम्मेदारी दी हुई है। सतीश की पत्नी कल्पना मिश्र का भी ब्राह्मण समाज की महिलाओं को संबोधित करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। अब ये सारी बातें हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा जो है हैंडओवर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है, बसपा के पूरे कैंपेन को सतीश चंद्र मिश्रा को सौंप दिया गया है। और अब तो एक और परिवार जुड़ गया है, गोरखपुर से पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे और उनकी पूरी लॉबी आ गई, निकल गई है वहां से, सारी बसपा से निकल गई है, सपा में चली गई है। थोड़ी सी एक बड़ी कमजोरी हो जाएगी यहाँ पर। सतीश चंद्र मिश्रा की कवायद से ही पंडित हरिशंकर तिवारी जी के बच्चों को और उनको जो है बसपा में जो है गुड़ा भाग लगाने का और विधायक बनने का अवसर मिला था। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती ने 19 सीटें जीती थी। कोर वोट बैंक ओबीसी के सहारे चुनावों में तेवर दिखाने वाली, यहाँ पे ओबीसी लिखा है, कोर जो उनका वोट बैंक है वो SC ST है, पिछड़ी जाति का कुछ हिस्सा उनको जाता है, दिखाने वाली मायावती के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल भी है। बसपा के कई बड़े चेहरे पार्टी से छिटक चुके हैं। इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा ने सपा का साथ छोड़ दिया है, बसपा का साथ छोड़ दिया है। वहीं हाल ही में हरिशंकर तिवारी के भी बेटों और भांजों को सपा की साइकिल पसंद आ गई। अब आपको बताएं, सवाल उठता है कि मायावती चुनाव प्रचार में कहीं सक्रिय क्यों नहीं है। कहा जा रहा है कि उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर CBI और ED की रेड का जो खतरा मंडरा रहा है, संपत्ति को लेकर जांच होने की जो कवायद चल रही है, उसमें वो बहुत परेशान है और इस परेशानी के चलते वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और इस खुलकर सामने नहीं आने के नाते पार्टी पड़ेगी कमजोर और इस चुनाव में होगा बहुत बड़ा दुष्परिणाम।
तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुन रहे थे, रियल रिपोर्टर न्यूज पर थे आप लोगों का धन्यवाद है, आप सभी लोगों का आभार है, आप सभी लोगों के साथ जय जयकार जारी रहेगी। बने रहिएगा आप लोग मेरे पेज पर रियल रिपोर्टर न्यूज के, और फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर भी। बहुत बहुत आभार है, और मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जय जयकार जारी रहेगी। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल के घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं जल्दी।